नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लेके आ चुके हैं 8 अप्रैल 2023 का नेशनल और इंटरनेशनल जो भी खबरें थी, उनसे जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बन सकता था वो आपके लिए लेकर हाजिर हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर की पीडीएफ लेनी हो तो आप चले जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका नाम है आईएएस आरएएस विद आरजे। इस टेलीग्राम चैनल पे आप जाकर ब्रांड न्यू एज इट इज़ हैंड रिटन आप जाके पीडीएफ ले सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी से ही पढ़ने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि हार्ड कॉपी आप कब तक भरते फिरोगे। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी से यदि आप पढ़ने की आदत डाल लेते हो तो आपको कई सुविधाएं होती हैं। पहली तो ये होती है कि 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहती है, और दूसरा जो समय ख़राब होता है आपका, वो आप जहाँ दूसरी चीज़ों में यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि आप जिस फेज़ में हो समय की वास्तव में बहुत कमी रहती है। तो दोस्तों, बिना इधर उधर की बातें किए अपन आते हैं सीधे आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पे। तो हमारा जो आज का पहला न्यूज आर्टिकल है वो है एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या है? एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड इंटरप्राइजेज। आप बोलोगे सर आप इस तरह के फालतू के संगठन क्यों पढ़ाते फिरते हो? दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट संगठन है आपका। ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है और कोरोना का टाइम जस्ट गया है और दोबारा लौट के आने वाला है, तो बायोटेक्नोलॉजी आपके लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जो भारत सरकार का जो सहयोगी संगठन है वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे आप किसी भी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो या आरएएस का एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं कि दोस्तों, इसकी हाल ही में 20वीं वर्षगांठ बनाई गई है। कौन सी 20वीं वर्षगांठ का समारोह आयोजन हुआ है, और इस समारोह के अवसर पर क्या किया गया है, इसने एक पत्रिका जारी की है, पुस्तिका। उसका नाम है एलेनबर्ग ऑफ इंडियन बायोटेक। ये जो पुस्तिका है इसका नाम भी अच्छे से याद रख लेना, और इस संस्था के बारे में जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपको उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखने की आप कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, तो अब सबसे पहले हम एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइज, जो ABLE आपकी संस्था है, उस संस्था के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में अपन जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। किस तरह का है? नॉन प्रॉफिट है। ये फ़ायदा कमाने के लिए इस संगठन का निर्माण नहीं किया गया, ये एक व्यावसायिक संगठन नहीं है। ठीक है, ये पैन इंडिया फोरम है, मतलब संपूर्ण भारत पर ये फोरम काम करता है, संपूर्ण भारत के स्तर पर नेशनल लेवल पर काम करता है, और भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्येक पार्ट में इसके नियम कानून लागू होते हैं। ठीक है, जो भारतीय बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इंडिया के जो बायोटेक्नोलॉजी का सेक्टर उसका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पैन इंडिया फोरम है, और भारत का जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर उसका क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2003 में। भाई 2003 में की गई थी, तभी तो 2023 में हम इसका 20वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। ठीक है, इसकी स्थापना के उद्देश्य थे दोस्तों वो क्या है? तो यह भारतीय उद्योग के जो लीडर्स हैं, भारतीय उद्योग के लीडर्स, किस क्षेत्र के लीडर? भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, उनको क्या करता है? उनको एक साझा मंच प्रदान करता है। ठीक है, वैसे आप दोस्तों जानते ही होंगे कि एक ही सेक्टर के जब कुछ तीरंदाज होते हैं तो उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो रहते ही रहते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट को दूर करके भारत के हित में उनको एक साझा मंच प्रदान करती है ये वाली संस्था। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास को गति देती है। क्या करती है? जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करो, उसको क्या देती है? गति। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या करती है? जो परियोजनाएं उनको गति प्रदान करती है। भारत के साथ जैव प्रौद्योगिकी पहलों में भागीदारी के माध्यम से इष्टतम नीतियां बनाती है। मतलब भारत सरकार जब कोई नीति निर्धारित करती है तो उसमें ABLE का सहयोग रहता ही रहता है। ठीक है, सकारात्मक नियामक वातावरण बनाती है। क्या करती है? सकारात्मक नियामक वातावरण बनाना इसका उद्देश्य है। उद्यमशीलता और निवेश को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। देखो भैया, यदि आप बिजनेस करते हो तो उद्यमशीलता और निवेश तो उसकी पूंजी है, क्या बताएं आपको, उसके लिए खाद पानी है। इसके बिना तो इंडस्ट्री आपकी चल ही नहीं सकती है। ठीक है, और क्या करती है इसके अलावा? ये घरेलू एवं विदेशी कंपनियों के मध्य में सहयोग साझेदारी के लिए मंच प्रदान करती है। ठीक है, एक तो क्या कर रही है? घरेलू, जो घर के अंदर जो बड़े बड़े आपके जो क्या बोले आपके जो बिजनेस घराने हैं उनके बीच में क्या कर रही है? ये बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित हैं तो उनके वो एक साझा मंच प्रदान कर रही है। और दूसरा, घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच में सहयोग और साझेदारी के लिए मंच प्रदान करती है ये संस्था। ठीक है, भारतीय बायोटेक के क्षेत्र में शिक्षा और उद्योग के बीच में मजबूत संबंध बनाना इसका उद्देश्य है। मतलब इस तरह की एजुकेशन देना जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडस्ट्री को मजबूत कर सके। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये टॉपिक आ गया होगा।
अब चलते हैं अब आज के अपने अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा दूसरा न्यूज आर्टिकल है वो है आपके स्टार्टअप पुरस्कार के पीछे, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार। तो आप बोलोगे सर मिल गए? नहीं भैया, अभी मिले नहीं है। अभी क्या है, इनके आवेदन मांगी है गवर्नमेंट ने कि आप आवेदन दीजिए, फिर हम देखेंगे कि हमें किसको स्टार्टअप का बेस्ट पुरस्कार देना है। ठीक है, इसकी हम अभी भी चर्चा करेंगे और फिर से चर्चा तब करेंगे जब उनको जो पुरस्कार है उनका वितरण कर दिया जाएगा, उसकी तो फिर से चर्चा करेंगे, जिससे आपके लिए ये एग्ज़ाम के लिए आपके दिमाग में एकदम छप जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार जो हैं चर्चा में क्यों है आपकी समझ में आ गया, क्योंकि भारत सरकार ने क्या किया है, आवेदन मांगे कि आप आवेदन कीजिए। ठीक है, शुभारंभ कब किया गया था इन पुरस्कारों का? 2020 के अंदर। ठीक है, विभाग कौन सा है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, मतलब DPIIT जो है, ये वाला जो विभाग है वो क्या करता है, इस प्रकार के पुरस्कारों को क्या करता है, प्रदान करता है। ये कौन सी, ये वाला विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मंत्रालय है इसका उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। कौन सा है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, इसके उद्देश्य क्या है इस प्रकार पुरस्कारों के वितरण के? भाई सरकार को क्या है, पुरस्कार देना जरूरी है, क्या अपना करो खाओ मौज करो? लेकिन नहीं दोस्तों, क्या है कि हमारा देश है वो एक फैमिली की तरह काम करता है और हमारी जो इस समय सरकार है वो हमारे गार्जियन की भूमिका में होती है। तो गार्जियन क्या करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं जो अच्छे काम करते हैं उन लोगों को, उन बच्चों को। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है उसमें उत्कृष्ट स्टार्टअप को और आगे लेकर आना, उनको सक्षम बनाने वालों को पुरस्कृत करना। मतलब हमने एक इकोसिस्टम तैयार किया स्टार्टअप का कि नए नए इनोवेशन करो देश के अंदर। जब तक आप नए इनोवेशन नहीं करेंगे देश के अंदर, आप विश्वगुरु कभी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, हमारे जो अर्थव्यवस्था में हमने जो लक्ष्य रखे हैं उनको हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम सारे कभी खुशहाल नहीं हो पाएंगे जब तक इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर नहीं होगी। और इंडस्ट्री कब होती है, जब नए नए स्टार्टअप आते हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है, नए स्टार्टअप हैं उनको सक्षम बनाने वालों को क्या करना है, पुरस्कृत करना है, उनको पहचान देना है। और अभिनव उत्पादों का निर्माण जो लोग कर रहे हैं उनको, किसको, जो अभिनव उत्पाद का मतलब होता है नए नए उत्पादों का जो लोग निर्माण कर रहे हैं उनको क्या करना है, पहचान देना है। और जिन्होंने स्टार्टअप जो है उसको क्या है, सक्षम बनाने वालों को पुरस्कृत करना है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, और जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में अपन जान लेते हैं कि राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार के बारे में और दूसरी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो दोस्तों अब तक क्या है कि 3 बार के राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है और इस बार का कौन सा है, चौथा है। 2020 में शुरू हुआ था, तो 20, 21, 22, 23वें नंबर का है, वो चौथे नंबर का है 2023 का। ठीक है, इस संस्करण में क्या है, स्टार्टअप को 20 श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। कितनी श्रेणियों में? 20 श्रेणियों में। ठीक है, ये किस किस से संबंधित होंगी ये 20 श्रेणियाँ? ये होंगी एरोस्पेस से, खुदरा और बदलाव लाने वाली तकनीकों में नवाचार से, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो बदलाव लेकर आ पाए, इस तरह की 20 श्रेणियों में क्या किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा जो लोग इस तरह के स्टार्टअप लेकर आएंगे उनको। ठीक है, इसमें प्रत्येक श्रेणी के विजेता को, मतलब 20 श्रेणियाँ हैं तो प्रत्येक श्रेणी में जो विजेता निकल के आएगा उसको 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले एक को 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा, बाकी सारे लोगों का क्या होगा? तो दोस्तों बाकी सारे लोगों के लिए भी प्रावधान है। बाकी सारे लोगों को क्या होगा, जो भी फाइनल में पहुंचेगा, जिनके बीच में ये प्रतियोगिता होगी, ठीक है, जो विजेता होगा उसको 10 लाख मिलेंगे। ठीक है, अब इन 10 लाख के अलावा जितनी सारी चीज़ें होंगी वो विजेता और फाइनल में पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति सबके लिए बराबर होंगी। कौन कौन सी चीज़ होंगी? इनको यदि विशेष वित्तीय सुविधा मिलती है या फिर मार्गदर्शन मिलता है, सहायता मिलती है, तो क्या है, ये जो विजेता है और बाकी सारे जो लोग जितने भी फाइनल में पहुँचे सबके लिए बराबर होगी। ठीक है, निवेशक और सरकार से जुड़ाव क्या होगा इनका, निवेशक से और सरकार से दोनों से जुड़ाव होगा। ठीक है, एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच स्थापित होगी। मतलब 10 लाख रुपए को छोड़ दिया जाए तो विजेता और जो लोग फाइनल में पहुंचे उन सबके लिए लगभग समान प्रावधान है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 वाला है जो इस वर्ष वाला जो दिया जाएगा वो विजन @2047 के अनुरूप देश भर में नवाचारों का उत्सव मनाएगा। मतलब ये है 2047 की जो हमारी भारत विजन है उसके लक्ष्यों को पूरा करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि अब से इस वाले जो स्टार्टअप पुरस्कार दिए जाएंगे तब से लेकर 2047 तक सिर्फ 25 वर्ष बचते हैं। कितने वर्ष बचते हैं? 25 वर्ष बचते हैं। ठीक है, तो ये 25 वर्ष बहुत क्रूशियल है हमारे 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए।
ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। अगला जो हमारा न्यूज आर्टिकल है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है, एक डाक टिकट जारी की गई है। तो अपने लिए ना तो डाक टिकट जरूरी है, ना ही 20वीं जयंती जरूरी है। तो क्या जरूरी है सर? तो जरूरी है दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने क्या क्या काम किया उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपन देख लेते हैं। बाकी तो आपने डिटेल में पढ़ ही रखा होगा स्टैटिक में, ठीक है, फिर भी एक बार रिवीजन हो जाए। तो इन्होंने क्या किया था, 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना करी थी। वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था भैया, दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो, क्योंकि जो वेद हैं उनके अंदर वो क्षमता है कि वो विश्व का मार्गदर्शन कर सकते हैं आज की डेट में भी, ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। भारत भारतीयों के लिए है, ऐसा कहने वाला कौन था सबसे पहला व्यक्ति? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने जब ब्रिटिशर्स वगैरह आ गए थे और वो सारे लोग वो अपनी अपनी नई नई थ्योरी लेके आ रहे थे कि आपसे पहले आर्यंस भी आए, ये भी आए, वो भी आए, तो ये देश नहीं धर्मशाला है, सबके लिए है। तो इस संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भारतीय में जो आर्यंस हैं और भारतीय हैं वो इंडिजीनस हैं, यहीं के लोग हैं, और भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बाल विवाह, छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध किया था। बाल विवाह, छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध किया था, ठीक है। एवं विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह का क्या किया था इन्होंने? समर्थन। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, आपको याद रहेगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कोई ना कोई प्रश्न भी मिलेगा। ओके, अब अपन चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है राष्ट्रीय गज उत्सव 2023 के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में अपन पहले एक बार पढ़ चुके हैं कुछ दिन पहले ही, लेकिन दोबारा चर्चा में आया है क्योंकि आज ही क्या किया है, हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया और आज से 2 दिन के लिए क्या चलेगा, ये गज उत्सव चलेगा, ठीक है। अपन ने पहले पढ़ा था क्योंकि हमारी राष्ट्रपति जी क्या है, गज उत्सव के उद्घाटन के लिए नॉर्थ ईस्ट पहुंची थी, तो हमने उस संदर्भ में तभी इसको पढ़ लिया था, लेकिन आज हम इसको दोबारा से फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। 2 दिवसीय उत्सव है। ओके, प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30वीं वर्षगांठ पर इसका आयोजन किया जा रहा है, मतलब 30वीं वर्षगांठ है। तो कब लागू हुआ होगा या कब प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है उसको प्रारंभ किया गया होगा, तो अब से 30 वर्ष पहले, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? हाथियों का संरक्षण, उनके प्राकृतिक निवास स्थान की रक्षा करना और हाथियों के लिए कॉरिडोर निर्माण करना। भाई ऐसे जगह जहाँ से हाथी अक्सर निकलते रहते हैं वो एक कॉरिडोर के रूप में विकसित कर दिया जाएगा उसको, उसमें कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं होगा, कोई भी कॉलोनी नहीं बसेगी या कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। इससे क्या होगा, इससे मानव और हाथी के बीच में जो संघर्ष होता है उसको कम किया जा सकेगा। दोस्तों हाथियों की एक विशेषता होती है, जब कोई हाथी बचपन में भी अपने दल के साथ किसी जगह से निकल जाता है तो भविष्य में यदि 20 वर्ष बाद भी वो वहाँ से निकला तो उसको वो चीज़ें एज इट इज़ याद रहती हैं। और जब हम कोई विकास कार्य निर्माण कार्य उनके रास्ते में कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में कौन सी स्थिति पैदा होती है, फिर हम क्या होता है, मानव के और हाथियों के बीच में झड़पें होती हैं। इसमें या तो हाथी मारा जाता है या मानव, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में कि प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है। तो प्रारंभ किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट का 1992 के अंदर, 1992 के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ये क्या है, केंद्र प्रायोजित परियोजना है, मतलब पूरा खर्चा किसका है, केंद्र सरकार का, जो हाथियों की उपस्थिति वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं। मतलब केवल वित्तीय नहीं देते, वित्तीय के साथ में टेक्निकल भी देते हैं, किस तरह की तकनीकी का इस्तेमाल करके हम हाथियों के इनहेबिटेट को बचा सकते हैं, ठीक है, उनका संरक्षण कर सकते हैं। उसके उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य वही सेम है जो कि राष्ट्रीय गज उत्सव के हैं। क्या? हाथियों का संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा, हाथियों के लिए कॉरिडोर का निर्माण और मानव हाथी जो झड़पें होती हैं, मानव और हाथी के बीच में संघर्ष होते हैं उनमें कमी लेके आना, ठीक है। अब इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, ठीक। तो इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, वर्तमान में 22 राज्यों के अंदर जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट चल रहा है। कितने राज्यों में चल रहा है? 22 राज्यों में, ठीक है। हाथियों की संख्या के हिसाब से जो हमारे राज्य हैं वो हैं, सबसे आगे कर्नाटक है, फिर आसाम है और फिर केरल है, ठीक। अब अपन और आगे चलते हैं। अब अपन हाथियों की गणना के बारे में जान लेते हैं कि गणना कब होती है। तो हाथियों की जो गणना है वो प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है, ठीक। अंतिम गणना 2017 में की गई थी। आप बोलोगे से 17 से 22 हो गई, 22 में हो जानी चाहिए, नहीं हुई भाई, अब हो जाएगी, ठीक है। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था हाथी को
2010 के अंदर। इसको भैया बत्ती बना के कान में डाल लो, ठीक है। हाथी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित हैं, इसको भी बत्ती बना के कान में डाल लो भैया। यहाँ से आगे जितने भी फैक्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में अपन जान लेते हैं। कहाँ पर स्थित है ये? आसाम में। कब बनाया गया? 1905 में। इसको नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? 1974 में नेशनल पार्क घोषित किया गया, ठीक है। इस सारे फैक्ट के बीच में बस ये 2 फैक्ट हैं वो इम्पोर्टेंट है, 2007 और 1985 वाला। उसके अलावा ये दोनों सन है उनको याद मत करना, ये आपके एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। बाकी 2007 वाली और 1985 वाली आपसे पूछ सकते हैं वनडे एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि 2007 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं दोस्तों? तो एक सींग वाला गेंडा जिसको हम राइनो बोलते हैं, ठीक, एशियाई हाथी, सांभर और बाघ, ये चारों के लिए ये प्रसिद्ध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लेना आप कि कौन कौन से जानवर काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर संरक्षित हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। ये दोस्तों ये न्यूज आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कम इम्पोर्टेंट है, जबकि जो ऊपर वाला कौशाम्बी महोत्सव है उसको तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक। आप बोलोगे तो मास्टर फिर काय को लिख रहा है इनको। भैया मार्केट में कंपटीशन है तो कंपटीशन के हिसाब से भी कुछ काम करने पड़ते हैं, लेकिन ये मेरी मेहनत है, आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करने देंगे, ये आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हरिहरपुर जो संगीत विश्वविद्यालय है उसको वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इनके जो एक जो घराना है हरिहरपुरा घराना, इनके एक कलाकार हैं, उनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अपन कौशाम्बी महोत्सव के बारे में भी जान लेते हैं, इतना क्यों परेशान होना उससे, क्यों उसके साथ में बेगाना बिहेव करना, ठीक है। तो कौशाम्बी महोत्सव क्या है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में आयोजित किया गया था, ठीक है। केंद्रीय जो हमारे गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। कौशाम्बी के बारे में थोड़ा सा यही जान लेते हैं। कौशाम्बी जो है वो वत्स महाजनपद था, उसकी राजधानी हुआ करती थी कौशाम्बी। वत्स की क्या हुआ करती थी? कौशाम्बी, ठीक है। हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर किसके द्वारा की गई? वही अमित शाह जी ने इसका शिलान्यास किया है, ठीक है। हरिहरपुरा घराना जो है यह गायकी और कला की दृष्टि से तीनों विधा कौन कौन सी होती हैं? गायन, वादन और नृत्य, तीनों से संबंधित है। ये घराना किससे संबंधित है? गायन से भी है, वादन से भी है और नृत्य से भी है, ठीक है। कौन सा? हरिहरपुरा घराना, ओके। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। तो दोस्तों इस घराने से पद्म विभूषण सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र आते हैं, अंबिका मिश्र आती हैं और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र आते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। आपसे पंडित छन्नूलाल मिश्र के बारे में पूछा जा सकता है, पूछ लेंगे कि पंडित छन्नूलाल मिश्र निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं, ठीक है। दो नंबर में क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स के अंदर डाला जा सकता है। अब अपन चलते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो हमारा जो अगला न्यूज आर्टिकल आता है दोस्तों, वो आता है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित है। किससे है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित है। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं आज? क्योंकि इन्होंने 75 वर्ष पूरे किए हैं अपनी स्थापना के, और इस उपलक्ष्य में क्या किया है? समारोह का आयोजन, और उस समारोह में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शिरकत की है, उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, और क्या किया है? इस अवसर पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है उन्होंने, भोरोक्सा। क्या नाम है? भोरोक्सा। इसको देखो, ये हो गया भोरोक्सा। अगर आप नॉर्थ ईस्ट या आसामीज में बोलेंगे तो भोरोक्सा, अपनी तरफ बोलेंगे तो नाम हो गया भरोसा, भरोसा। देखो आसाम में जाओ तो भोरोक्सा, थोड़ा इधर की तरफ आओगे बंगाल की तरफ तो भरोसा हो जाएगा, और थोड़ा यूपी बिहार में आओगे राजस्थान में इधर तो भरोसा हो जाएगा। तो भरोसा नाम की ऐप है, यह महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, ठीक है। इस ऐप का नाम रखना, इसका उद्देश्य याद रखना, बस, ओके। अब अपन जान लेते हैं भैया गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसने 75 वर्ष पूरे किए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि उनकी ट्रैवलिंग क्या रही, क्या क्या उनकी यात्रा रही, उसके बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, आप बोलोगे सर गुवाहाटी नहीं गुवाहाटी है। भैया जगह का नाम गुवाहाटी है, लेकिन हाई कोर्ट का नाम अभी भी गुवाहाटी है, ठीक है। वैसे इसका ओरिजिनल नाम गुवाहाटी ही हुआ करता था, जहाँ पर गायों की हाट लगती है, जहाँ बहुत ज़्यादा गायें पाई जाती हैं, गुवाहाटी, उसका नाम गुवाहाटी कर दिया पीछे से, ठीक है। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? गुवाहाटी असम के अंदर। स्थापना कब की गई थी?
1 मार्च 1948 को, ठीक है, हमारी आज़ादी के जस्ट बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। न्याय क्षेत्र, इसके न्याय क्षेत्र के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, तो पहला है आसाम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है आपका नागालैंड और चौथा है मिजोरम। मतलब 4 राज्यों को कवर करता है एक उच्च न्यायालय। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। इसकी प्रमुख बेंच कहाँ है, गुवाहाटी असम के अंदर। कहाँ है, गुवाहाटी असम के अंदर। और क्षेत्रीय बेंच कहाँ है, कोहिमा में नागालैंड, आइजोल मिजोरम और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। मतलब जो राज्य इसके अंतर्गत, इसके न्याय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं, उनकी राजधानियों के अंदर इसकी क्षेत्रीय बेंचों की स्थापना की गई है। ठीक है, यह राज्यों की संख्या के आधार के अनुसार, मतलब जो क्षेत्रों राज्यों की संख्या है उनके सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है ये। ठीक है, इस जो हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्राधिकार है वो राज्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा है, सबसे व्यापक है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। और अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। ओके, तो दोस्तों अगला हमारा जो न्यूज आर्टिकल है वो है सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 में संशोधन के रिगार्डिंग। ठीक है, इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस संशोधन के उद्देश्य क्या है, उसको आप जानेंगे तो समझ जाएंगे। सर लेटेस्ट है, घटना भी और संशोधन भी। तो दोस्तों इसका जो पूरा नाम है, सबसे पहले अपन उसको जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश। मध्यवर्ती दिशा निर्देश मतलब पहले जो दिशा निर्देश थे उनका भी मध्य में दे दिए। और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, मतलब डिजिटल मीडिया किस तरह की खबरों को छाप रही है, किस तरह से डिजिटल मीडिया के संबंधित आचार संहिता है, उसकी नियमावली बनाई गई थी 2021 में, उसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग होती है, आप समझते होंगे भाई, ड्रीम 11 पर टीम बना लो, जो और हाउजेट और बहुत सारी हैं, सर्किल, माई 11 और लूडो भी पैसे से आजकल लोग पैसा लगा रहे हैं लूडो में, और लूडो भी लूट रहे हैं आराम से। तो इस तरह की जो ऑनलाइन गेमिंग है उन पर एवं सरकारी कामकाज के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी प्रसार से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 में संशोधन किए गए। कौन कौन सी चीज़ में किया गया, एक तो ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित, और दूसरा जो सरकारी कामकाज के बारे में कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर क्या होता था, गलत और भ्रामक जानकारी प्रसार की जाती थी। इन दोनों के रिगार्डिंग क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। इन दोनों ही चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए क्या किया गया है, संशोधन। ओके, अब अपन देख लेते हैं उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य भाई, सरकार कोई काम कर रही है, मैं कह रहा हूँ सरकार ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति है उसके खिलाफ झूठी और फर्जी जानकारी के जो प्रसार होना चाहिए उस पर तो रोक लगनी चाहिए। भाई स्टूडेंट के खिलाफ इतनी चुगलियाँ होती हैं, बेचारा चुगलियाँ सही या फिर सिलेबस पूरा करे उसकी समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, तो चुगलियों पर रोक लग जाएगी तो महिलाओं की तो बातें बंद हो जाएंगी यार। ऑनलाइन गेमिंग इनोवेशन को प्रोत्साहित करना, क्या करना, ऑनलाइन गेमिंग में इनोवेशन भैया होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग भविष्य है गेमिंग का। ओके, उस और ऑनलाइन गेमिंग के अंदर जो इनोवेशन है उसका क्या करना है, उसको उत्प्रेरित करना है और विस्तारित करना है, बढ़ाना भी है ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर को। ठीक है, और क्या करना है, नागरिकों को अवैध सट्टेबाजी और ऑनलाइन दाव लगाने से भी बचाना है। मतलब इसका प्रचार प्रसार भी करना है, लेकिन गलत तरीके से यदि नागरिक इसको करता है, अवैध सट्टेबाजी होती है, तो उस पर क्या करना है, उस पर प्रतिबंध भी लगाना है। दोनों ही तरह के काम करने हैं। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित है और किससे, फर्जी या झूठी अफवाहों से संबंधित है। ओके, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, थोड़ा सा एक ही महत्वपूर्ण बिंदु है लेकिन उसको भी जानना बहुत ज़रूरी था। ऑनलाइन गेमिंग जो है 2025-26 तक भारत में $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बन सकती है। हमने $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था, उसको प्राप्त करने में ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, और कर क्या सकती है, कर ही देगी, IPL में ही कर देगी। ठीक है, कुछ संशोधन जो किए गए हैं वो इस प्रकार हैं, आप उसको अपन जान लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपके मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अपना पहला संशोधन किया है कि किसी मध्यस्थ किसी ऑनलाइन गेम को इस प्रकार प्रकाशित या साझा नहीं करेगा जिससे उपयोगकर्ता को नुकसान हो जाए। मतलब एक उदाहरण ले लेते हैं, इस तरह का नहीं होगा जैसे मुंह के अंदर गुटखा डाला और बोलो जुबां केसरी, मतलब पूरा शहर केसरिया हो गया। इस तरह से काम नहीं होंगे। ठीक है, क्यों नहीं होंगे, जिससे उपयोगकर्ता को नुकसान ना हो।
मतलब ऑनलाइन गेम को इस तरह से आपने प्रचारित किया, प्रसारित किया, वो कंफ्यूज हो गया, उसको लग रहा है भैया मौज हो गई, जाने किस क्षेत्र में आ गया, आनंद उड़ गए। इसको जीतने के बाद तो मतलब ये है कि स्वर्ग में पहुंच जाओगे, इंद्रदेव का सिंहासन मिलेगा। तो इस तरह की भ्रामक जो चीज़ें उनको प्रचारित नहीं करना, साझा नहीं करना, जिससे उपयोगकर्ता को क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त गेम का प्रचार प्रसार जो है, विज्ञापन है उसका, वो गैर मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए। यदि आता है तो दोनों पर कार्रवाई बराबर होगी। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई साइट है वो फर्जी है, उसका कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है वो संस्था, बस लाभ कमा रही है, टैक्स नहीं दे रही। यदि उस पर कोई बी संस्था का प्रचार आता है और बी संस्था जो है वो एकदम कानूनी रूप से कार्य कर रही है, फिर भी दोनों पे बराबर की कार्रवाई होगी। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। तो दोस्तों, जो स्वनियामक निकाय हैं, मतलब इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो निकाय बनाएगी गवर्नमेंट, उसके पास पूछताछ करने का और खुद को संतुष्ट करने का अधिकार होगा भैया। वो उसको जब भी डाउट होगा तो वो क्या कर सकती है, जो आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग के, उनसे क्या कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। किस रिगार्डिंग पूछताछ करेगी, देखो वो जैसे आयु रेटिंग तंत्र का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अभी आपसे पूछते हैं ना, आप 18+ हो या नहीं हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो साइट पे। तो इस प्रकार के आयु रेटिंग तंत्र का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में पूछताछ करने और खुद को संतुष्ट करने का पूरा अधिकार होगा जो स्वनियामक निकाय होंगे उनके पास। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। मनोवैज्ञानिक नुकसान एवं जुआ खेलने की लत के बारे में सुरक्षा उपाय। मतलब यदि कोई व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब होता है ऑनलाइन गेमिंग से, या जुआ खेलने की उसको बहुत भयंकर लत लग जाती है ऑनलाइन, तो क्या कर सकती है, स्वनियामक जो निकाय है वो बियॉन्ड द लिमिट जाके अपने जो नियम हैं उनसे इतर जाके सुरक्षा उपाय भी कर सकती है, सुरक्षा उपाय प्रदान कर सकती है। ठीक है मेरे भाई बहनों, अब देख लें थोड़ा और आगे क्या प्रावधान है। यदि केंद्र सरकार उपयोगकर्ता के हित में कोई अधिसूचना जारी करती है तो यह दायित्व तो उन खेलों पर भी लागू होगा जहां उपयोगकर्ता को जीत के लिए कोई जमा करने की आवश्यकता नहीं है। देखो दोस्तों, बहुत सारी गेमिंग जो साइट हैं वो इस तरह की हैं कि आप तो आइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप मुफ्त में खेलिए। मुफ्त में खेलने वाली हैं या नहीं, आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा वहाँ से। तो इस तरह की जो चीज़ हैं, और एक कैसी होती हैं जहाँ पे आपको कुछ पैसा लगाना पड़ता है, उसके आप पैसा मिलता है। तो केंद्र सरकार क्या करेगी कि कोई भी अधिसूचना जारी करेगी, वो दोनों तरह के जो प्लेटफॉर्म है उन पर समान रूप से लागू होगी। ठीक है। अगला क्या है अपना, तो अगला संशोधन है वो ये है कि बिचौलियों के लिए निर्धारित करती है, क्या निर्धारित करती है कि वे केंद्र सरकार के किसी भी कार्य के संबंध में नकली, झूठी या भ्रामक जानकारी को प्रकाशित या साझा करने के लिए होस्ट ना करें और अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करने दें, नहीं तो गवर्नमेंट के हाथ में सोटा भी है, सोटा लगाएगी, सीधा कर देगी। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो दोस्तों आज का जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन है दोस्तों, तो वो यहीं पर होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपकी समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखने की आप कोशिश करो दोस्तों, आपकी अति कृपा होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए न्यूज़ आर्टिकल के साथ में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।